चैप्टर 350 इमॉर्टल्स और बुद्धास का ग्रेट किन पर शिकार और ग्रेट किन का उन पर पलटवार। हमसे गलती हो गई, हम अपनी सोच को साफ नहीं रख पाए। वोंगबेन और तूस्वी ने तुरंत जाओफेंग के सामने गहरा झुककर सलाम किया। एलीट किन वॉरियर्स ने भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जाओफेंग ने हाथ हिलाकर कहा, जैसे उन्हें दोष देने का कोई इरादा ही ना हो। बुद्धिस्ट सेक्ट्स की सबसे भयानक बात उनकी कन्वर्जन की शक्ति थी। बुद्धा जितना शक्तिशाली होता, उतनी ही ज्यादा उसकी लोगों को अपनी आस्था में खींच लेने की पावर होती। यहाँ तक कि इमॉर्टल्स और देवता भी कभी-कभी इससे नहीं बच पाते। फिर ये तो सिर्फ आम लोग थे जो अभी इमॉर्टल रेल्म में भी नहीं पहुंचे थे। अगर ग्रेट किन की मजबूत नेशनल फेट गुइगुजी की रक्षा ना करती, तो शायद रांडेंग की भयानक कन्वर्जन टेक्निक के सामने गुइगुजी भी टिक नहीं पाते। बुद्धिस्ट सेक्ट्स के तरीके सच में डरावने थे। तुम हार चुके हो, तुम्हारा बुद्धा तुम्हें बचा नहीं पाया। जाओफेंग की नज़र उन बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स पर पड़ी जिनके चेहरों पर निराशा और विश्वास के टूटने का दर्द साफ दिख रहा था। जाओफेंग के शब्दों के बाद कोई भी बुद्धिस्ट कल्टिवेटर कुछ नहीं बोला। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अपनी आस्था का पूरी तरह से ढह जाना और जाओफेंग के लिए गहरा खौफ। क्या तुम्हारी श्रद्धा टूट चुकी है? क्या वो अविनाशी बुद्धा का इनकारनेशन भी मर गया? अच्छा, फिर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जाओफेंग ने नीचे खड़े बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स को देखा। उन्हें जिंदा छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने दोनों हाथ उठाए। एक हाथ में काली भटकती हुई आग जल उठी जो सीधा आत्मा को जला देती थी। दूसरे हाथ में 3 रंग की दिव्य अग्नि प्रकट हुई जो शरीर को ही मिटा देती थी। हल्का सा हाथ झटकने पर दोनों आग मिलकर 10,000 फुट तक फैला हुआ आग का समंदर बन गई जो नीचे टूट पड़ी। रांडेंग के इनकारनेशन को बुलाने के लिए उन बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स ने अपनी आयु और जीवन शक्ति खर्च कर दी थी। वो पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। अब जाओफेंग के हमले के सामने उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। दिव्य अग्नि के जलते ही 10,000 बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स पल भर में राख बन गए। शरीर भी मिटा और आत्मा भी। नोटिफिकेशन: पीक रिफाइनिंग वॉइड और मर्जिंग दाओ बुद्धिस्ट कल्टिवेटर को मारने पर 1000 फुल एट्रीब्यूट्स 1000 मेरिट पॉइंट्स प्राप्त। अर्ली स्टेज रिफाइनिंग वॉइड और मर्जिंग दाओ बुद्धिस्ट कल्टिवेटर को मारने पर 500 फुल एट्रीब्यूट्स 500 मेरिट पॉइंट्स प्राप्त। अर्ली स्टेज स्पिरिचुअल रिफाइनिंग बुद्धिस्ट कल्टिवेटर को मारने पर 100 फुल एट्रीब्यूट्स प्राप्त। की रिफाइनिंग बुद्धिस्ट कल्टिवेटर को मारने पर 50 ड्रैगन पावर पॉइंट्स प्राप्त। की रिफाइनिंग बुद्धिस्ट कल्टिवेटर को मारने पर 50 लाइट इवेजन पॉइंट्स प्राप्त। अर्ली स्टेज स्पिरिचुअल रिफाइनिंग बुद्धिस्ट कल्टिवेटर को मारने पर 200 फुल एट्रीब्यूट्स प्राप्त। जैसे ही 10,000 बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स पूरी तरह से मिट गए, जाओफेंग के स्टेटस पैनल पर नोटिफिकेशंस की बारिश हो गई। कुल मिलाकर उसे 10,000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और लाखों मेरिट पॉइंट्स मिले। हर एक बुद्धिस्ट कल्टिवेटर कर्मा से भरा हुआ था। फिर भी अजीब बात है, ये लोग इतनी हत्या करते रहे, लेकिन फिर भी हेवेंस और धरती की नाराजगी का असर क्यों नहीं दिखता? क्या ये नहीं कहा जाता कि कर्म से डूबे हुए लोगों को हेवेंस रिजेक्ट कर देते हैं? फिर बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स और सेलेस्टियल कोर्ट के देवता भी इतने निश्चिंत क्यों थे? जाओफेंग ने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। इस युद्ध में वेस्टर्न रीजन्स के बुद्धिस्ट सेक्ट्स को मिटाकर उसे बेहद ज्यादा फायदा हुआ। उसने अपना स्टेटस पैनल खोला। होस्ट जाओफेंग, उम्र 35 साल। लॉफुल ट्रू एसेंस 46,534 पॉइंट्स। मार्शल दाओ ग्रेट पावर 4th लेवल। ट्रू ड्रैगन पावर 45,565 पॉइंट्स। एक पंच में 1000 ट्रू ड्रैगन्स की शक्ति। लाइट इवेजन डिवाइन एबिलिटी 45,867 पॉइंट्स। एक कदम में 1000 मील का सफर। एक्वायर्ड दाओ बॉडी 47,758 पॉइंट्स। स्पिरिचुअल एनर्जी को आम शरीर से 3 लाख गुना तेज अब्जॉर्ब करता है। लॉज की समझ बढ़ाता है, अनंत वाइटैलिटी देता है, ट्रू एसेंस को तेज रिकवर करता है और लगभग एंडलेस लाइफ फोर्स देता है।
स्पिरिचुअल सेंस पावर 45,859 पॉइंट्स, स्पिरिचुअल सेंस 1000 मील तक फैल सकता है। लॉफुल प्राइमोर्डियल स्पिरिट 46,959 पॉइंट्स, लॉज से भरा हुआ, हर तरह के ईविल से सुरक्षित। लाइफ स्पैन 1,06,46 साल, रेल्म गिवन लाइफ स्पैन 1 लाख ईयर्स। मेरिट 5,02,304 पॉइंट्स, हेवेंस की कृपा प्राप्त। कर्मा 10,203 पॉइंट्स, जितना ज्यादा कर्मा उतना हेवेंस का विरोध। पर्सनल स्पेस 3 लाख क्यूबिक मीटर्स। ये ज़ाओफेंग की वर्तमान स्थिति थी। पंगु के ब्लड लाइन से फ्यूज होने के बाद भले ही उसकी अधिकांश शक्ति समय के साथ खर्च हो चुकी थी, लेकिन जो फायदे मिले थे वो अभी भी अद्भुत थे। उसका जन्मजात स्पिरिचुअल बॉडी अब एक्वायर्ड दाओ बॉडी बन चुका था, जो लॉज की समझ और कल्टिवेशन की रफ्तार दोनों को कई गुना बढ़ा देता था। इसके साथ ही उसे प्राचीन देवता पंगु की विरासत मिली 9 रेवोल्यूशंस मिस्टिक एक्ट, यानी शरीर को ही सेंट बनाने का रास्ता। लेकिन ज़ाओफेंग का इरादा अपनी कल्टिवेशन मेथड बदलने का नहीं था। वो मिस्टिक एक्ट को अपने मार्शल दाओ के साथ मिलाकर कल्टिवेट करना चाहता था, अंदर की शक्ति और बाहर के शरीर दोनों को साथ में मजबूत बनाते हुए। इससे न सिर्फ उसकी कमजोरियां पूरी होती, बल्कि मार्शल दाओ ग्रेट पावर के आगे भी उसके लिए एक नया रास्ता खुलता। नेशनल प्रेशिप, क्या आप ठीक हैं? ज़ाओफेंग ने गुईगुजी की तरफ देखा। अगर आपकी मदद ना होती तो आज मैं यहीं मर जाता, गुईगुजी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़र में ज़ाओफेंग के लिए गहरा आदर और थोड़ा सा भय भी था। कितना समय हुआ था, ज़ाओफेंग फिर से और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। उसने एक बुद्धा के इनकारनेशन को मार दिया था। हाँ, मार्शल वॉरियर्स आमतौर पर सेम रेल्म के इमॉर्टल से ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन ज़ाओफेंग की शक्ति तो एक रेल्म के अंतर से कहीं ज्यादा थी। उसकी कॉम्बैट पावर सीधे शब्दों में भयानक थी। इस बार हमने बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स के तरीकों को कम आंका। ज़ाओफेंग ने गहरी सांस ली। उन्होंने सीधा अपर रेल्म के बुद्धा का इनकारनेशन बुला लिया। अगर नेशनल प्रीशप उन्हें रोक ना पाते तो ग्रेट किन के एलीट वॉरियर्स को भारी नुकसान होता। आज के बाद आपने बुद्धिस्ट सेक्ट्स को पूरी तरह से अपना दुश्मन बना लिया है, गुईगुजी ने चिंता के साथ कहा। अब हमें और भी सावधान रहना होगा। सेलेस्टियल रेल्म में बुद्धिस्ट सेक्ट्स के पास सबसे डरावने टेक्निक्स थीं। ज़ाओफेंग मुस्कुराया। नेशनल प्रीशप, सच बताइए, अगर आज मैंने रांडेंग के इनकारनेशन को नहीं मारा होता तो क्या बुद्धिस्ट सेक्ट्स ग्रेट किन को छोड़ देते? गुईगुजी चुप हो गया। हाँ, सच तो यही था। इमॉर्टल्स और बुद्धास की नज़र में ग्रेट किन और डिवाइन कॉन्टिनेंट बस एक मोटा शिकार थे, जिसे कभी भी काटकर बांटा जा सकता था। चाहे उन्होंने विरोध किया हो या नहीं, उनकी किस्मत बदलने वाली नहीं थी। इसलिए ज़ाओफेंग ने आगे कहा, जब वो हमें शिकार करने आए हैं तो हम भी उनका शिकार करेंगे। जो भी आएगा हम उसे मारेंगे। अभी के लिए ये मॉर्टल दुनिया ग्रेट किन की ज़मीन है। ज़ाओफेंग की मुस्कुराहट में साफ दिख रही थी निर्दयता। अगर रंडेंग के इनकारनेशन को मारने से उसे इतना बड़ा फ़ायदा मिला था, तो अब उसे और भी ज़्यादा उत्सुकता थी कि और सेलेस्टियल देवता इस मॉर्टल दुनिया में उतरे। चलिए नेशनल प्रीसेप्टर, देखते हैं इस बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर कौन सा खजाना छुपा है। ज़ाओफेंग मुस्कुराते हुए शून्य से नीचे उतर आया। गुईगुजी तुरंत उसके पीछे आया। दोनों धीरे धीरे बुद्धिस्ट मंदिर के अंदर चले गए। चारों तरफ नज़र डालते ही सोने और जेड की चमक आंखों को चुभने लगी। मॉर्टल दुनिया की हर तरह की अति विलासी चीज़ यहीं इकट्ठी कर दी गई थी। ग्रेट किन के इलीट सैनिक भी तेजी से पीछे पीछे आए और मंदिर में घुस पड़े। मंदिर के अंदर अभी भी काफ़ी सेवक मौजूद थे। गंजे लोग, सबको मार दो, ज़ाओफेंग ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी योर हाइनेस, इलीट सैनिकों ने एक साथ जवाब दिया। वो मंदिर के अंदर तूफान की तरह घुस पड़े। खून से बुद्धिस्ट मंदिर की ज़मीन लाल हो गई। आखिरकार वो मंदिर के सबसे भव्य हॉल महावीरा हॉल में पहुंच गए। अंदर बुद्धिस्ट देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। कितनी भारी नफरत और रिजेंटमेंट है।
जाओ फैंग ने बस थोड़ी देर महसूस करके शांत स्वर में कहा, बिल्कुल। गुई गुजी ने सिर हिलाकर कहा। फिर जाओ फैंग और आगे बढ़ा। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया वो पूरी तरह से विनाश का मंजर था। आगे के हॉल में सुनहरी बुद्ध मूर्तियां सजी हुई थीं और पीछे का हॉल खून और नेदरवर्ल्ड की काली ऊर्जा का समुद्र, एक बेहद भयानक और घृणित दृश्य। इस पल जाओ फैंग को इस दुनिया के सेलेस्टियल बुद्ध और देवताओं की असल सोच और भी स्पष्ट हो गई। शायद बहुत पहले सेलेस्टियल बुद्ध सच में धर्म और न्याय के प्रतीक थे, लेकिन समय के साथ स्वर्ग और धरती के बदलाव ने उन्हें भी बदल दिया था और वो आज जैसे बन चुके थे। योर हाइनेस, गुई गुजी ने धीरे से कहा, सेलेस्टियल रेल्म में ये आम बात है, लेकिन डीमंस और डेविल्स के मुकाबले बुद्धिस्ट सेक्ट्स और हेवनली कोर्ट अपनी सच्चाई बहुत अच्छी तरह छुपा लेते हैं। बाहरी दुनिया के लिए वो पवित्र और अस्पृश्य दिखते हैं। जिन डीमंस का शिकार सेलेस्टियल बुद्ध और देवता करते हैं, उनमें से अधिकतर बस भटकते हुए इमॉर्टल्स होते हैं। सच्चे डीमंस के अलावा बाकी सब बस रोग कल्टिवेटर्स होते हैं। ये डीमंस बिना किसी संकोच के मांस और रक्त का सेवन करते हैं, पर वास्तव में आज के युग में सेलेस्टियल बुद्ध और डीमंस में फ़र्क सिर्फ तरीके का है। डीमंस सीधे मांस और रक्त निगल जाते हैं, जबकि सेलेस्टियल बुद्ध स्पिरिचुअल एसेंस निकालकर जीवन शक्ति छीन लेते हैं। एक बिल्कुल निर्दयी होता है और दूसरा दिखावा करने में माहिर। गुई गुजी ने शांत स्वर में समझाया, ये दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। जाओ फैंग ने मन ही मन गहरी सांस ली। ये मेरे पिछले जन्म के सेलेस्टियल बुद्ध से बिल्कुल अलग है। फिर, मास्टर गुईगु, जाओ फैंग ने गुई गुजी की आंखों में देखा, क्या आप सेलेस्टियल रेल्म को बदलना चाहेंगे? ये सुनकर गुई गुजी का शरीर कांप गया। वो हैरानी से जाओ फैंग को देखने लगा। योर हाइनेस, ये बहुत कठिन है, लगभग असंभव। सच कहूं तो ग्रेट किन में शामिल होने के बाद भी मुझे कभी सेलेस्टियल बुद्ध के खिलाफ जीत की उम्मीद नहीं रही। उनके सामने ग्रेट किन के पास 1% भी जीत का मौका नहीं है। मेरी इच्छा बस इतनी थी कि मैं मॉर्टल दुनिया में लंबी जिंदगी जी सकूं, आज़ादी से रह सकूं और अपनी छोटी सी घूस्ट वैली की सीमा से बाहर आ सकूं। गुई गुजी ने अपने दिल की बात कह दी। ये सुनकर जाओ फैंग गुस्सा नहीं हुआ। जब उसने गुई गुजी को तपस्या छोड़कर बाहर आने के लिए मनाया था, तभी उसे इस तरह की सोच का अंदाजा था। आखिरकार गुई गुजी एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी सेलेस्टियल रेल्म से उतरा हुआ था, एक सच्चा इमॉर्टल। वो सेलेस्टियल बुद्ध और देवताओं की शक्ति को सबसे बेहतर समझता था। उसे पता था कि एक सिर्फ मॉर्टल राज्य ग्रेट किन का भाग्य बदलने का कोई मौका नहीं था। शेंजू की किस्मत स्वर्ग से कट चुकी थी और सेलेस्टियल बुद्ध पहले ही चाल चल रहे थे। उनका आना अनिवार्य था। दूसरे शब्दों में, ग्रेट किन उनके सामने बिल्कुल असहाय था। मास्टर गुईगु, जाओ फैंग ने धीरे पर दृढ़ स्वर में कहा, भविष्य कभी लिखा हुआ नहीं होता। अगर सेलेस्टियन बुद्ध ग्रेट किन को शिकार और शेंजू के लोगों को अपना भोजन समझते हैं, तो ग्रेट किन उनका शिकार क्यों नहीं कर सकता? स्वर्ग को क्यों नहीं बदला जा सकता? सेलेस्टियल रेल्म का नियम सभी जीवों को अंधकार में रखता है। मैं जाओ फैंग कसम खाता हूँ कि ग्रेट किन इस दुनिया को नया आकार देगा और सच्चा ऑर्डर वापस लाएगा। जाओ फैंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी बातों में ऐसी महत्वाकांक्षा थी जैसे स्वर्ग को भी हिला दे। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि गुई गुजी तक कांप गया। मैं पहले ही ग्रेट किन का हिस्सा बन चुका हूँ, गुई गुजी ने गंभीर स्वर में कहा। भविष्य चाहे जो भी हो, मैं ग्रेट किन के साथ खड़ा रहूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सेलेस्टियल बुद्ध स्वर्ग पर राज करते हैं, जाओ फैंग हल्की सी हंसी के साथ बोला। लेकिन भविष्य कौन देख सकता है? फिर उसने बाहर खड़े सैनिकों को पुकारा, वोंग बेन, तू सुई। दोनों जनरल्स तुरंत आगे आए। हम योर हाइनेस के आदेश के लिए तैयार हैं, उन्होंने झुककर कहा। इस मंदिर के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं, सबको जब्त कर लो।
भविष्य में ग्रेट किन सिर्फ मार्शल आर्ट में ही नहीं बल्कि डाओइस्ट कल्टीवेशन और बुद्धिस्ट कल्टीवेशन में भी आगे बढ़ेगा। सेलेस्टियल रेल्म की हर चीज हम छीन लेंगे और उसे अपना बना लेंगे। जाओ फैंग की आवाज पत्थर जैसी कठोर थी। जी योर हाइनेस, दोनों जनरल्स ने एक साथ जवाब दिया। सियानयांग, हॉल ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स। शून्य फट गया। झाओ फैंग उसमें से कदम रखते हुए बाहर आया और वापस लौट आया। फेंगर, कैसा रहा? ऊपर सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ेंग ने झाओ फैंग को देखते ही तुरंत पूछा। सब संभाल लिया गया है। पश्चिम सीमा के देश अब कोई रुकावट नहीं रहे। 1 महीने के अंदर उन्हें पूरी तरह जीत लिया जा सकता है। झाओ फैंग मुस्कुराते हुए रिपोर्ट दिया। कौन सा दुश्मन था जो मास्टर गुइगू को भी परेशान कर दे? यिंग ज़ेंग ने जिज्ञासा से पूछा। सभी मंत्री अपनी नज़र झाओ फैंग पर टिकाए हुए थे। बुद्धिस्ट्स। झाओ फैंग ने सिर्फ एक शब्द कहा, बुद्धिस्ट्स। सभी मंत्रियों की आंखें हैरानी से फैल गई। भले ही वो अभी भी मॉर्टल थे, लेकिन सेलेस्टियल बुद्धास और देवताओं की कहानियां उन्होंने बहुत सुनी थीं। बुद्धास का अस्तित्व, सच्चे इमॉर्टल्स। पर क्या स्वर्ग और धरती का रिश्ता कट नहीं चुका? इमॉर्टल्स तो नीचे उतर ही नहीं सकते। फिर बुद्धा कैसे आया? यिंग ज़ेंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। वो उनका असली शरीर नहीं था, सिर्फ एक इनकारनेशन था। बुद्धिस्ट कल्टिवेटर्स ने खून की बलि का अनुष्ठान करके बुद्धा का इनकारनेशन बुलाया था। झाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ये बात छुपा ली कि जो उतरा था वो एक बुद्धा लॉर्ड था। मास्टर गुइगू की शक्ति पहले ही मॉर्टल दुनिया की सीमा पर है, फिर भी एक इनकारनेशन के सामने उन्हें कठिनाई हुई। इसका मतलब है कि जो बुद्धा उतरा था वो सेलेस्टियल रेल्म के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक होगा। यिंग ज़ेंग ने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया। भले ही झाओ फैंग ने सीधा ना कहा हो, पर बात साफ थी। पिताजी, मैं आने से पहले दरबार में क्या चर्चा चल रही थी? झाओ फैंग ने पूछा। रॉयल फादर को रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम अभियान ले जा रहे 2 बड़े बटालियनों के अलावा हमने बाकी 4 बटालियनों से 1 लाख एलीट सैनिक ट्रांसफ़र किए हैं। उनमें से हर एक की कल्टीवेशन ज़ियांतियन रेलम तक पहुंच चुकी है। वो अब सियानयांग के बाहर तैनात हैं। इसके अलावा पिल हॉल, आर्टिफैक्ट हॉल और फॉर्मेशन हॉल ने अपने अपने 1-1 हज़ार लोग चुने हैं। इंपीरियल एकेडमी ने भी 10,000 स्टूडेंट्स का चयन किया है। सबको शहर के बाहर व्यवस्थित कर दिया गया है। झाओ ची ने तुरंत रिपोर्ट दी। दरबार समाप्त होने के बाद मैं खुद उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड्स तक ले जाऊंगा। झाओ फैंग ने बिना देरी के कहा। पिताजी, 3रे, 4थे और 5वें राजकुमार और कई चाचाओं के बेटे भी इस चयन में शामिल हैं। कुछ राजकुमारियों को स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन भेजा गया है, जहां वो औषधि पौधों की खेती करेंगी। झाओ ची ने विनम्रता से जोड़ा। अच्छा, झाओ फैंग ने सिर हिला दिया। इस पर उसे कोई ऐतराज़ नहीं था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। ग्रेट किन के राज परिवार के सदस्य होने के नाते जब वो साम्राज्य के रिसोर्सेज का उपयोग करते थे तो उन्हें इसकी शक्ति बढ़ाने में योगदान भी देना ही था। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस, इंपीरियल एकेडमी योजना को शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं। शुरुआत से लेकर आज तक इसने काफ़ी प्रगति की है। 2 सहायक मंत्रियों के साथ विचार विमर्श के बाद हम अकेडमी की परीक्षा व्यवस्था पर एक नया प्रस्ताव लाए हैं। लू बूवेई आगे बढ़े। उनका चेहरा गंभीर था। अंकल लू, कृपया बोलिए, यिंग ज़ेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे ग्रेट किन में 4 स्तर की अकेडमियां हैं, काउंटी, प्रीफेक्चर, प्रोविंस और कैपिटल। पहला स्तर प्रारंभिक है, जबकि बाकी 3 की पूरी योजना और संरचना तैयार हो चुकी है। साथियों के साथ चर्चा के बाद हम प्रस्ताव रखते हैं कि 3रे स्तर की अकेडमी परीक्षा को राष्ट्रीय परीक्षा बनाया जाए। लिटरेचर, मार्शल आर्ट्स, एल्केमी, आर्टिफैक्ट्स, फॉर्मेशंस, इमॉर्टल डाओ और बुद्धिस्ट डाओ। हर फील्ड में टॉप 10 रैंकिंग होगी। जो भी टॉप 10 में आएगा उसे ग्रेट किन की तरफ से पुरस्कार और भरपूर रिसोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें बिना किसी और चयन के सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में प्रवेश मिलेगा। अंतिम निर्णय अवश्य ही योर मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस लेंगे। लू बूवेई ने प्रस्ताव रखा।
ये एक अच्छी योजना है, लेकिन अंकल लू का प्रस्ताव अभी भी थोड़ा सीमित है। हमारे ग्रेट किन की आबादी लगभग 1 अरब के करीब है। सिर्फ एक काउंटी की आबादी ही बहुत बड़ी होती है। हर काउंटी से सिर्फ 10 लोग चुनना बहुत कम है। जो भी काउंटी में टॉप 50 में आए उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। पुरस्कार क्या होंगे ये क्राउन प्रिंस तय करेगा। प्रीफेक्चर के लिए 100 लोग चुने जाएंगे, प्रोविंस के लिए 200 लोग। रैंक जितनी ऊंची इनाम उतना बड़ा, यिंग ज़ेंग ने घोषणा की। योर मैजेस्टी बुद्धिमान है। लू बुवेई ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। योर मैजेस्टी, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। मार्शल और इमॉर्टल कल्टीवेशन के लिए तो इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन बुद्धिस्ट कल्टीवेशन के लिए ग्रेट किन के पास कोई अग्रदूत नहीं है। इस समस्या का समाधान जरूरी है। हान फे आगे बढ़े और बोले, इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगा, चाहे मार्शल डाओ हो, इमॉर्टल डाओ हो या बुद्धिस्ट डाओ हो। सभी रास्ते ग्रेट डाओ की तरफ जाते हैं। हर एक की अपनी ताकत है। ग्रेट किन को सभी रास्तों की बुद्धि इकट्ठी धरनी होगी और उन्हें उनका उचित महत्व देना होगा। झाओ फेंग ने गंभीर स्वर में कहा, लगभग 1 अरब लोगों के साथ। कुछ लोग मार्शल डाओ के लिए उपयुक्त होते हैं, पर इमॉर्टल या बुद्धिस्ट कल्टीवेशन के लिए नहीं, और कुछ इसके बिल्कुल विपरीत। जितने ज्यादा रास्ते होंगे उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली लोग ग्रेट किन से उभरेंगे। मैं समझ गया। हान फेई ने तुरंत सिर हिला दिया। दरबार की बैठक आगे चलती रही। जब बैठक समाप्त हुई, झाओ फेंग शहर से बाहर उड़ गया। वो कल्टीवेटर्स के पहले दल को एक माइनर वर्ल्ड में ट्रेनिंग के लिए ले जाने वाला था। चैप्टर 351 ट्रेजर चेस्ट फिर से खुला। जबरदस्त फायदा। अनंत सेलेस्टियल सोल्जर्स और जनरल्स। शहर के बाहर एक विशाल मिलिट्री कैंप तैयार हो चुका था। कैपिटल के गैरिसन ट्रूप्स चारों तरफ गार्ड लगाकर घूम रहे थे, ताकि बिना अनुमति कोई भी पास ना आ सके। ज़ाओ फेंग कैंप में पहुंचा। प्रणाम योर हाइनेस। ज़ाओ फेंग को देखते ही सभी जनरल्स ने तुरंत झुककर सलाम किया। लो हुआ, इस बार सेना तुम लीड कर रहे हो? ज़ाओ फेंग ने आगे खड़े जनरल को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। अपना नाम सुनते ही लुओ हुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा। योर हाइनेस को रिपोर्ट, हाँ, मैंने ही सैनिकों को इकट्ठा करके शियानयांग वापस लाया है। अच्छा है, तुम ग्रैंड मास्टर रेलम तक पहुंच चुके हो। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर तुम ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक ब्रेक थ्रू कर सकते हो। मेहनत जारी रखो, ज़ाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा योर हाइनेस। लुओ हुआ इतना उत्साहित था जैसे उसे नया जन्म मिल गया हो। ज़ाओ फेंग के इंपीरियल फैमिली में लौटने से काफ़ी पहले ही लुओ हुआ उसका आदमी था। जब ज़ाओ फेंग सिर्फ एक जूनियर ऑफिसर था, तब भी लुओ हुआ उसके नीचे सेवा करता था। समय के साथ आज लुओ हुआ ग्रेट क्विन का एक मेन जनरल बन चुका था। वुआन कैंप नहीं, बल्कि ज़ेनबे कैंप का। सबको इकट्ठा करो, ज़ाओ फेंग ने आदेश दिया। जैसे आदेश। जनरल्स ने तुरंत हाँ में सर हिलाकर ऑर्डर एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मिलिट्री कैंप में युद्ध के नगाड़े बजने लगे। ज्यादा समय नहीं बीता, कैंप के बाहर 1 लाख एलीट वॉरियर्स इकट्ठा हो चुके थे। उनके साथ इंपीरियल एकेडमी के स्कॉलर्स, पिल हॉल के एल्केमिस्ट्स और आर्टिफैक्ट हॉल के आर्टिजन्स भी मौजूद थे। हम क्राउन प्रिंस ज़ाओ फेंग को प्रणाम करते हैं, सभी ने एक साथ झुककर जोर से कहा। उठो, ज़ाओ फेंग ने हाथ उठाया। धन्यवाद योर हाइनेस। सबकी आवाज़ एक साथ गूंज उठी। उनकी आंखों में ज़ाओ फेंग के लिए सिर्फ श्रद्धा और जुनून था। उनके लिए ज़ाओ फेंग खुद विश्वास का रूप था। यिंग ज़ेंग का नाम, ज़ाओ फेंग का नाम, पूरे ग्रेट क्विन एम्पायर में ये दोनों जीवित कथाएं थीं। कई साल पहले ग्रेट क्विन भी कई राज्यों में से सिर्फ एक था, लेकिन आज पूरा शेंजो सिर्फ क्विन का था। इस साल, ज़ाओ फेंग ने गहरी आवाज में कहा, न्यू एरा ऑफ कल्टीवेशन का 3रा साल है। 3 सालों में ग्रेट क्विन ने मार्शल आर्ट्स और इमॉर्टल कल्टीवेशन को पूरी दुनिया में फैला दिया। एल्केमी, आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और फॉर्मेशन आर्ट्स भी तेजी से फले फूले। हमारे एम्पायर के लिए अनेक वॉरियर्स, कल्टीवेटर्स, एल्केमिस्ट्स और आर्टिजन्स तैयार हुए।
आम मॉर्टल्स के खिलाफ अब ग्रेट क्विन बेमिसाल है। ग्रेट क्विन अब सिर्फ एक मॉर्टल राज्य नहीं रहा, लेकिन जो जगह आंखों से नहीं दिखती वहां हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं, शक्तिशाली और संख्या में अनेक। वो भूखे भेड़ियों की तरह हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बस मौके का इंतजार, ताकि ग्रेट क्विन पर टूट पड़ें, हमें चीर फाड़ कर खा जाएं। ये दुश्मन और कोई नहीं, इमॉर्टल्स और बुद्धास हैं। ये मत सोचना कि इमॉर्टल्स और बुद्धास दयालु होते हैं। तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। इमॉर्टल्स और बुद्धास डीमन से अलग नहीं है। वो मॉर्टल्स को अपना भोजन बनाते हैं। सेलेस्टियल बीइंग्स निर्दयी होते हैं, उनके लिए हम सिर्फ चारा हैं। इसलिए मैं आज साफ कह रहा हूं, इमॉर्टल्स और बुद्धास का सम्मान मत करो, उनकी पूजा मत करो, क्योंकि वे ग्रेट क्वीन के दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन जिनसे हम अंत तक, मौत तक लड़ेंगे। ज़ाओफेंग की आवाज़ बिजली की तरह गिरी, हर एक का दिल कांप उठा। उसके शब्द हथौड़े जैसे लगे। कई लोग हैरानी और विश्वास न कर पाने के भाव में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले दरबार के मंत्री और जनरल्स हुए थे। लेकिन सिर्फ कुछ पल बाद, ग्रेट क्वीन के लिए सदैव वफादारी की कसम, अगर इमॉर्टल्स और बुद्धास ने हमला किया तो हम अंत तक लड़ेंगे। ग्रेट क्वीन के लिए सदैव वफादारी की कसम। गूंजती हुई गर्जना आसमान तक पहुंच गई। ग्रेट क्वीन के एलीट वॉरियर्स हों या इंपीरियल एकेडमी के स्कॉलर्स, सभी एम्पायर के चुनिंदा लोग थे। शायद कभी उन्होंने इमॉर्टल्स और बुद्धास को देवता माना हो, लेकिन अगर वो ग्रेट क्वीन के दुश्मन बन गए तो उनसे बिना डरे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अच्छा, यही है ग्रेट क्वीन की आत्मा। ज़ाओफेंग जोर से हंसा। आज मैं तुम सबको एक पवित्र ट्रेनिंग ग्राउंड भेजूंगा। यहाँ ग्रेट क्वीन के 1 साल के बराबर अंदर 50 साल गुजरेंगे। तुम सब पहली बैच हो जो यहाँ जा रही है। मुझे उम्मीद है तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाकर ब्रेक थ्रू करोगे। अपना मन और शरीर शांत रखो। अब मैं तुम्हें अंदर भेजता हूँ। ज़ाओफेंग के शब्द के साथ ही उसका डिवाइन सेंस फैल गया। एक पल में हर एक व्यक्ति ज़ाओफेंग की डिवाइन शक्ति से घिर गया। सिर्फ एक सोच, और कोई भी पीछे नहीं छूटा। सभी को स्मॉल वर्ल्ड के अंदर भेज दिया गया। स्मॉल वर्ल्ड के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोग इस विशाल क्षेत्र पर उतर चुके थे। 100 मील तक फैला खुला क्षेत्र सबके लिए काफी था। यही तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी शेंझो से कई गुना ज्यादा घनत है, और हेवनली प्रोफाउंड मिरर का उपयोग यहाँ भी किया जा सकता है। इस दुनिया में तुम मिरर के ट्रेनिंग स्पेस का इस्तेमाल बिना किसी सीमा के कर सकते हो। इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च नहीं होंगे। जब शेंजू में 1 महीना बीत जाएगा, मैं खुद तुम सबको वापस ले आऊंगा। रही बात भोजन और जरूरी सामान की, हर 10 दिन में सप्लाई भेजी जाएगी। ज़ाओफेंग की आवाज सबके कानों में गूंज उठी। धन्यवाद योर हाइनेस। सब लोगों ने एक साथ झुककर आभार व्यक्त किया। उसके बाद सबने अपनी अपनी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग शुरू कर दी। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद भी ज़ाओफेंग ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस वापस नहीं ली। उसने छोटे वर्ल्ड की स्थिति को ध्यान से देखा। समय के प्रवाह में बदलाव के कारण इस स्मॉल वर्ल्ड का विकास बेहद तेजी से हो रहा था। जब से उसने लॉ ऑफ टाइम हासिल किया था, शेंजू में लगभग 8 महीने ही बीते थे, लेकिन इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर दशकों का समय गुजर चुका था। अब इस दुनिया की आबादी 5 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। समय के प्रवाह का ये बदलाव सच में एक भयानक शक्ति है। ज़ाओफेंग ने मन ही मन सोचा, भविष्य में इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हर चीज मेरे हाथ का एक तेज धार वाला हथियार बनेगी। जैसे जैसे यहाँ ज्यादा लोग बसेंगे और जैसे जैसे शक्तिशाली कल्टीवेटर्स पैदा होंगे, इस दुनिया की अपनी शक्ति भी उतनी ही तेज बढ़ेगी। यहाँ स्वर्ग और धरती के नियम भी लगातार सुधर रहे हैं। शायद भविष्य में अगर इस वर्ल्ड के अंदर कोई मार्शल ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच जाए और लॉज को समझ ले, तो ये स्मॉल वर्ल्ड खुद भी उस लॉ पर अधिकार पा सकता है। ज़ाओफेंग गहरी सोच में डूब गया। दुनिया का विकास और उसका एसेंशन जीते जीवों के विकास से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ज़ाओफेंग ज्यादा देर तक नहीं रुका।
उसने अपनी डिवाइन सेंस वापस खींच ली और सीधा क्राउन प्रिंस के निवास पर लौट आया। इस बार उसके पास काफी सारे ट्रेजर चेस्ट जमा हो चुके थे। अब उन्हें खोलने का समय आ गया था। साथ ही उसे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का रिफाइनमेंट भी जारी रखना था। सारे ट्रेजर चेस्ट खोल दो, जाओ फेंग ने आदेश दिया। ठीक है। सिस्टम नोटिफिकेशन। 4 6th टियर ट्रेजर चेस्ट खोले जा रहे हैं। प्राप्त हुआ इन्नेट हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर लिंग्यून बॉटल। प्राप्त हुआ पोस्टनेटल सुप्रीम ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर अर्थ सीलिंग सील। प्राप्त हुआ पोस्टनेटल सुप्रीम ट्रेजर डिवाइन एबिलिटी सूडो जूक्सियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन। प्राप्त हुआ लॉ सीड स्पेशल सीड। सिस्टम के संदेश प्रकट हुए। इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर, एक पोस्टनेटल सुप्रीम ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर और एक पोस्टनेटल सुप्रीम ट्रेजर। और ये पोस्टनेटल सुप्रीम ट्रेजर जूक्सियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन का रेप्लिका है। भले ही ये इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर के स्तर तक ना पहुंचता हो, लेकिन अगर इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरह से अनलीश किया गया तो इसकी शक्ति भयानक होगी। और ये स्पेशल सीड, इससे मैं स्मॉल वर्ल्ड को अब्जॉर्ब करवा सकता हूँ। साथ ही मैं खुद भी स्पेस के लॉस को समझ सकता हूँ। 6th टियर ट्रेजर चेस्ट से ऐसी ही उम्मीद होती है। सच में रिवॉर्ड लाजवाब है। जाओ फेंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ये एक जबरदस्त विंडफॉल था, बेहिसाब मुनाफा। ये लिंग्यून बॉटल आखिर है क्या चीज? सोच के साथ ही जाओ फेंग ने नया मिला इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर निकाल लिया। उसके हाथ में एक शुद्ध सफेद बॉटल प्रकट हुई। उसने ध्यान से देखा और उसका वर्णन पढ़ा। लिंग्यून बॉटल, किसी भी जीवित प्राणी को बॉटल के अंदर डालने पर उसकी स्पिरिचुअल एसेंस निकालकर एलिक्सिर बनाई जा सकती है, जो आयु बढ़ाती है और कल्टीवेशन को मजबूत करती है। यहाँ तक कि लाशों से भी बची हुई स्पिरिचुअल एसेंस निकाली जा सकती है। ये चीज स्पिरिचुअल एसेंस निकाल सकती है और लाशों से भी। इसका मतलब भविष्य में अगर मैं सिलेस्टियल बीइंग्स, देवताओं या डेमन्स को मार दूं, तो उनकी लाश को इस बॉटल में डालकर उनकी एसेंस निकाल सकता हूं। इसका मतलब मैं अपने मरे हुए दुश्मनों का 2 बार इस्तेमाल कर सकता हूं। चाहे मैं खुद इस्तेमाल ना करूं, फिर भी ये ग्रेट क्वीन के कल्टीवेटर्स के लिए बेहद लाभदायक होगा। इस ट्रेजर का काम समझकर जाओ फेंग हल्की हंसी हंसा। इमॉर्टल वर्ल्ड के सेलेस्टियल्स जीवों को पालकर उनकी स्पिरिचुअल एसेंस का शोषण करके कल्टीवेशन करते हैं। भविष्य में मैं बस पूरा खेल उल्टा कर दूंगा। जाओ फेंग के होठों पर ठंडी कठोर मुस्कुराहट आ गई। अब अर्थ सीलिंग सील, ये कुछ हद तक लेजेंडरी फांटियन सील जैसा लगता है। भले ही ये सिर्फ पोस्टनेटल सुप्रीम ग्रेड ट्रेजर हो, फिर भी ये काफी भयानक है। और फिर ये पोस्टनेटल सूडो झूक्सियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन, सोच के साथ ही जाओ फेंग ने उसे भी निकाल लिया। उसके हाथ में एक सुनहरी सील प्रकट हुई जिससे जबरदस्त ऑरा फैल रही थी। ये सिर्फ हाथ के तलवे जितनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जब इसे पूरी तरह एक्टिवेट किया जाता तो ये तुरंत 10,000 बल्कि 1,00,000 मीटर तक फैल सकती थी। इसकी शक्ति नाप से बाहर थी। फिर उसने सूडो झुक्सियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखा। जैसे ही ये प्रकट हुई, पूरे हॉल में कत्ल और विनाश की भयानक ऑरा फैल गई। बर्फ सी ठंडी जान ले लेने वाली एनर्जी चारों तरफ छा गई। अगर जाओ फेंग खुद इस ऑरा से अप्रभावित ना होता तो शायद वो भी इस भयानक किलिंग इंटेंट से घायल हो जाता। 4 तलवारें उसके सामने तैर रही थीं और उनके साथ एक फॉर्मेशन डायग्राम। हर तलवार से तेज और भेदने वाली स्वॉर्ड इंटेंट निकल रही थी। गजब, सच में गजब। पोस्टनेटल सुप्रीम ट्रेजर का नाम बेकार में नहीं होता। हर एक तलवार कम से कम पोस्टनेटल हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर है। मेन तलवार तो सुप्रीम ग्रेड की है। जब चारों तलवारें फॉर्मेशन के साथ मिलती हैं तो ये पूरा सेटअप एक सुप्रीम ट्रेजर बन जाता है। भयानक, भयानक। जाओ फेंग ने गहरी सांस ली। फिर उसने इस फॉर्मेशन की डिटेल्स पढ़ी। सूडो झुक्सियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन, इसकी शक्ति प्रयोग करने वाले की कल्टीवेशन पर निर्भर करती है। जितना शक्तिशाली वील्डर, उतनी ही शक्तिशाली फॉर्मेशन। अगर एक ही लेवल के 4 शत्रु एक साथ हमला ना करें तो ये फॉर्मेशन तोड़ी नहीं जा सकती। सूडो झुक्सियान स्वॉर्ड पोस्टनेटल सुप्रीम ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर। सूडो सियन स्वॉर्ड पोस्टनेटल हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर। सूडो जुए स्वॉर्ड
postnatal high-grade spiritual treasure. Pseudo-loose ward, postnatal high-grade spiritual treasure. Juxian formation diagram, postnatal high-grade spiritual treasure. ये पूरा सेटअप था। सच कहें तो सिर्फ इस ट्रेजर चेस्ट के लिए सब कुछ वर्थ था। पोस्टनेटल सुप्रीम ट्रेजर की शक्ति कई इन्नेट स्पिरिचुअल ट्रेजर से भी ज्यादा होती है। क्या जबरदस्त मुनाफा हुआ। अब मैं थ्यांगज़ुआन मिरर का इस्तेमाल करके अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को रिफाइन करूंगा, फुल फोर्स ट्रेनिंग, ताकि मैं सेलेस्टियल रेल्म के लिए तैयार हो सकूं। ज़ाओ फेंग ने मन ही मन ये सोचा। उसने थ्यांगज़ुआन मिरर को बुलाया और उसकी शक्ति एक्टिवेट कर दी। जैसे जैसे ग्रेट क्वीन की नेशनल फॉर्च्यून बढ़ रही थी, वैसे वैसे ग्रेट क्वीन से बंधा हुआ थ्यांगज़ुआन मिरर भी और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। 9 रेवोल्यूशंस प्रोफाउंड आर्ट, सेंटली बॉडी तक पहुंचने का रास्ता। इस आर्ट की 8वीं रेवोल्यूशन पर कल्टिवेटर क्वाजी सेंट बन जाता है और 9वीं रेवोल्यूशन पर पूरी तरह सेंट बन जाता है। मार्शल डाओ इंपीरियल ड्रैगन कोडेक्स, टियान श्वेन मिरर की शक्ति और नेशनल फॉर्च्यून के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी कल्टीवेशन टेक्निक्स को रिफाइन करूंगा। ज़ाओ फेंग ने कुछ पल सोचा, फिर उसने अपनी डिवाइन सेंस को सीधा मार्गदर्शक बनाया। अपनी सारी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को और 9 रेवोल्यूशंस प्रोफाउंड आर्ट को सीधा हेवनली मिस्ट्री मिरर यानी टियान श्वेन मिरर के अंदर डाल दिया। और तब वुश, हेवनली मिस्ट्री मिरर तेज रोशनी से चमक उठा। शून्य से डिडक्शन लॉज की एक शक्ति उतर आई। ज़ाओ फेंग ने हेवनली मिस्ट्री मिरर को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के डिडक्शन प्रोसेस में पूरी तरह डूब गया। समय आगे बढ़ता रहा। इंपीरियल कोर्ट हॉल। योर मैजेस्टी, अभी हमें ग्रैंड जनरल वैंग बेन से रिपोर्ट मिली है। पश्चिमी सीमा के सभी राज्य पूरी तरह नष्ट कर दिए गए हैं। वेस्ट में अब कोई भी शत्रु राज्य बाकी नहीं रहा। वेलियाओ आगे बढ़ा और जोर से रिपोर्ट दी। अंकल चोंग यानी योर मैजेस्टी, आपने लुबु ववी की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, पश्चिमी सीमा के राज्यों के शासन के लिए आवश्यक अधिकारी तैयार हो गए हैं? योर मैजेस्टी, लुबु ववी ने तुरंत उत्तर दिया, इंपीरियल एकेडमी के पास बहुत से विद्वान मौजूद हैं। परीक्षा पास करने के बाद उनमें से अधिकतर शासन के लिए पूरी तरह योग्य हैं। अगर योर मैजेस्टी एक आदेश जारी करें तो 3000 से ज्यादा योग्य स्कॉलर्स को तुरंत वेस्ट भेजा जा सकता है। इसके अलावा मैंने 100 से अधिक अनुभवी एडमिनिस्ट्रेटर्स भी चुने हैं जो सभी बड़े दायित्व संभालने में सक्षम हैं। लेकिन वैसल किंग्स का मामला अभी भी योर मैजेस्टी के निर्णय का इंतजार कर रहा है। वैसल किंग्स के बारे में मेरे पास पहले से एक योजना है। योर मैजेस्टी, शासन व्यवस्था के लिए मुझे अंकल चोंग को ही जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। चिंता ना करें योर मैजेस्टी। लुबु ववी ने तुरंत कहा, मैं अपना कर्तव्य बिना किसी चूक के पूरा करूंगा। योर मैजेस्टी, वेलियाओं ने फिर से बोलना शुरू किया। अब जब पश्चिम पूरी तरह शांत हो चुका है तो ग्रैंड जनरल्स वैंग बेन और तू सुई ने आगे बढ़ने की अनुमति मांगी है। उनकी जानकारी के अनुसार पश्चिमी सीमा के परे अभी भी कई विदेशी राज्य मौजूद हैं जिनके पास विशाल जनसंख्या और भरे पूरे संसाधन हैं। मैंने पहले ही कहा था, जब तक मॉर्टल वर्ल्ड पूरी तरह स्थिर नहीं होता, ग्रेट किन की सेना अपनी विजय यात्रा नहीं रोकेगी। पश्चिमी सीमा के राज्यों का विनाश राष्ट्रीय योजना का ही हिस्सा था। उन्होंने पहले हमें उकसाया और हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। मेरा फरमान जारी करो। जनरल मेंग वू और जनरल ली मू वेस्ट की तरफ बढ़ते हुए युएझी किंगडम पर हमला करें। जनरल्स वैंग बेन और तू सुई अपनी पश्चिमी अभियान को जारी रखें। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू पूरी तरह से राशन और सप्लाईज उपलब्ध कराए, हेवनली मिस्ट्री मिरर की मदद के साथ। जितने भी विदेशी क्षेत्र कब्जा किए गए हैं, नेशनल गार्ड तुरंत प्रोविंशियल ट्रूप्स भेजकर वहां गैरिसन स्थापित करे। पहले की तरह सख्त शासन लागू करो और साथ ही किन की राष्ट्रीय नीतियां पूरी तरह लागू हों। जमीनें जब्त करके जनता में बांटी जाएं। विदेशी लिपियों को समाप्त किया जाए।
किन की लिपि और भाषा को बढ़ावा दिया जाए और पिछले आदेशों के अनुसार स्पिरिट स्टोन माइंस की खोज और खनन शुरू किया जाए। योर मेजेस्टी ने बिना किसी संकोच के हुक्म सुनाया। हम योर मेजेस्टी के आदेश का पालन करते हैं। सारी सभा एक साथ गूंज उठी। इमॉर्टल रेल्म, कुनलुन माउंटेन। पहाड़ों के बीच एक समय का सेंट्स का पवित्र स्थल खड़ा था, लेकिन सेंट्स के चले जाने के बाद और स्वर्ग के बदलने के बाद कुनलुन, जो कभी सबसे पवित्र पर्वत माना जाता था, अपनी शांति और पवित्रता खो चुका था। आकाश में खून की प्यास, किलिंग इंटेंट और यहाँ तक कि ट्रिब्यूलेशन एनर्जी के निशान तैर रहे थे। आज वेस्ट कुनलुन में एक महाफॉर्मेशन के अंदर एक सुंदर स्त्री राजसी वस्त्रों में आगे खड़ी थी। उसके पीछे हजारों नहीं 10,000 फीमेल इमॉर्टल्स लाइन में खड़ी थीं। हर एक के हाथ में डिवाइन वेपन्स और मैजिकल ट्रेजर्स थे। सबके चेहरों पर गंभीरता और सतर्कता साफ दिख रही थी। उनके ऊपर आकाश के शून्य में अनगिनत सेलेस्टियल सोल्जर्स सजकर खड़े थे। उनकी भयानक किलिंग इंटेंट पूरे क्षेत्र को दबा रही थी। हाउटियन, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट की आंखें ठंडी हो गईं। वेस्ट कुनलुन का कभी भी तुम्हारे हेवनली कोर्ट से विरोध नहीं रहा, फिर आज इतनी बड़ी सेना लेकर यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। बादलों के ऊपर हाउटियन अपने सेलेस्टियल थ्रोन पर बैठा था। उसकी आवाज़ कठोर और अधिनायक थी। क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट, मैं ज्यादा शब्द बर्बाद नहीं करूंगा। कुनलुन मिरर मेरे हवाले कर दो। सिर्फ 100 साल के लिए मुझे उधार दे दो तो मैं तुरंत अपनी सेना हटा लूंगा, वरना हेवनली कोर्ट वेस्ट कुनलुन को खून से नहला देगा। ट्रिब्यूलेशन एनर्जी से भरा आकाश और भी भारी हो गया। इस युग में सो कॉल्ड ऑर्डर सिर्फ एक धोखा था। पहले जब सेंट्स मौजूद थे तब कुछ हद तक मर्यादा थी, लेकिन अब बड़े बड़े गुट आपस में युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे को निगल रहे थे। हारने वाले सिर्फ शिकार बन जाते थे। उनकी स्पिरिचुअल एसेंस को निकालकर खुराक बना लिया जाता था। यही अब इमॉर्टल वर्ल्ड का नियम बन चुका था। कुनलुन मिरर मेरा पवित्र खजाना है, क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ने ठंडे स्वर में कहा। ये खुद डाओ आजदव का दिया हुआ उपहार है। तुम जो कभी डाओ आजदव के सेवक थे, क्या तुम इस बात से अनजान हो? डाओ आजदव का नाम सुनते ही हाउटियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गुरुजी कब के स्वर्गलोक लौट चुके हैं। उनके द्वारा नियुक्त शासक होने के नाते मैं सिर्फ कुनलुन मिरर उधार मांग रहा हूँ। क्या तुम सच में मना करोगी? क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट की भौहें सिकुड़ गईं। उसने हाउटियन की कुनलुन मिरर के प्रति लालच और दृढ़ संकल्प को बहुत कम आंका, यहाँ तक कि डाओ आजदव का नाम लेना भी बिल्कुल बेकार साबित हुआ। चैप्टर 352 9 साइकिल्स ऑफ मिस्टिकल कल्टिवेशन, सेंटली फ्लैश की प्राप्ति। शायद बहुत साल पहले जब डाओ एंसेस्टर अचानक गायब हो गए थे, तब से ही हेवनली डाओ अव्यवस्था में चला गया था और सेंट्स भी एक एक करके लुप्त हो गए। जैसे ही आकाश और धरती पर महाविपत्ति उतरी, पूरा प्राइमोरियल डेजोलेशन वर्ल्ड पहले ही पूरी तरह उथल-पुथल हो चुका था। लगता है हेवनली एम्परर ने सच में बल प्रयोग से छीन लेने का फैसला कर लिया है। क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट की भौएं सिकुड़ गईं। उसकी भयानक आउरा इतनी प्रचंड थी कि आसपास का स्पेस भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। अगर तुम खुद से उधार नहीं दोगी तो मैं कुनलुन को खून से नहला दूंगा। यहाँ का हर इंसान, हर वस्तु, यहाँ तक कि एक एक घास और पेड़ भी मिटा दिया जाएगा। हाउतियान ने ठंडी आवाज में घोषणा की। उसने हाथ उठाया। हा हा हा। अनगिनत सेलेस्टियल सोल्जर्स और जनरल्स ने युद्धनाद लगाया। उनकी लामेती किलिंग इंटेंट समुद्र की तरह उभर आई। उनके साथ साथ कई सेलेस्टियल डेटीज और डिवाइन जनरल्स भी थे। हर एक से दबाव भरी हुई शक्ति फैल रही थी। इस घुटने वाली किलिंग इंटेंट के सामने क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट का मन भारी हो गया। वो अच्छी तरह जानती थीं, अगर हेवनली कोर्ट ने सच में पूरी ताकत से हमला कर दिया तो वो हाउतियान को रोक नहीं पाएंगी।
इन्वेस्टमेंट ऑफ द गॉड्स के बाद और सेंट्स के गायब होने के बाद आज के स्वर्गलोक में सिर्फ बुद्धिस्ट सेक्ट ही ऐसी शक्ति थी जो हेवनली कोर्ट का मुकाबला कर सकती थी। क्या हेवनली एम्परर सच में उधार मांग रहा है या फिर ये सिर्फ एक खुला लूटपाट है? आखिरकार क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ने समझौता करना ही बेहतर समझा। हेवनली कोर्ट की पूरी शक्ति के सामने कुनलुन का बल बहुत कम था। जब मैं कहता हूँ उधार तो उसका मतलब उधार ही होता है। अगर क्वीन मदर देने को तैयार हों तो मैं 1 लाख स्पिरिट एसेंस पिल्स मुआवजे के तौर पर दूंगा। उसे झुकते देख हाउतियान मुस्कुराया और तुरंत अपनी शर्तें रख दी। पुरातन युग की एक प्राइमोडियल डिवाइन स्पिरिट होने के नाते क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट कोई ऐसी हस्ती नहीं थी जिसे आसानी से दबाया जा सके। साफ था उसने ये कदम सिर्फ कुनलुन के लाखों जीवों के लिए उठाया था। मुझे उम्मीद है हेवनली एम्परर अपना वचन निभाएंगे, वरना मैं बिना हिचकिचाहट बुद्धिस्ट सेक्ट का साथ लूंगी। क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ने ठंडी नज़र से हाउतियान को देखा। उसके मन में गहरा रोष भरा हुआ था। उसने हाथ हिलाया और एक ट्रेजर मिरर प्रकट किया जो दिखने में लगभग हाउतियान मिरर जैसा ही था। कलाई झटकते ही उसने मिरर को हाउतियान की तरफ भेज दिया। निश्चिंत रहे डाओइस्ट मित्र, 100 साल के अंदर कुनलुन मिरर लौटा दिया जाएगा। जैसे ही खजाना उसके हाथ आया, हाउतियान जोर से हंस पड़ा। उसने पलटकर एक स्टोरेज रिंग क्वीन मदर की तरफ फेंक दिया। 1 लाख स्पिरिट एसेंस पिल्स, हर एक जिंदगी बढ़ाने और कल्टीवेशन को मजबूत करने में सक्षम। इससे कुनलुन मिरर उधार लेने का मेरा भेंट समझो। इतना कहकर हाउतियान ने हाथ हिलाया और अपने सिंहासन पर लौट गया। पीछे हटो। उसके हुक्म पर अनगिनत सेलेस्टियल सोल्जर्स, जनरल्स और डेटीज बादलों पर सवार होकर वापस लौट गए। पल भर में वो सब वेस्ट कुनलुन से गायब हो गए। जाते हुए सैनिकों को देख क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट का चेहरा अंधेरे से भर गया। योर मैजेस्टी, क्या हम बस चुपचाप ये सब देखते रहेंगे? एक कुनलुन की फीमेल इमॉर्टल ने गुस्से से पूछा। हेवनली कोर्ट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्वीन मदर ने कसक से कहा। सेंट्स के गायब होने के बाद से हेवनली कोर्ट जीवों की स्पिरिट एसेंस का शोषण कर रहा है। इसी से उनके सेलेस्टियल देवता और भी मजबूत हो रहे हैं। अगर मैं उनका अंतिम तक विरोध करती तो पूरा कुनलुन मिटा दिया जाता। कुनलुन पर्वत पर बसने वाले लाखों जीव मारे जाते। उसकी आवाज़ में बेबसी थी। हम कमज़ोर हैं, इसी कमज़ोरी की वजह से योर मैजेस्टी को ये अपमान सहना पड़ा। एक-एक करके कुनलुन की फीमेल इमॉर्टल्स उसके सामने घुटनों पर बैठ गईं। उनके चेहरों पर शर्म और दुख था। आह, ये दुनिया खून खराबे और लूटपाट से भरी हुई है। अगर मैं अभी भी इस जगत के एक कोने को बचा पा रही हूँ तो वही काफ़ी है। इस बात को यहीं ख़त्म समझो। क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ने थकी हुई सांस ली। फिर उसकी नज़र उस स्टोरेज रिंग पर पड़ी जो हवा में तैर रही थी। एक पल भी सोचे बिना उसने हाथ हिलाया और उसे सीधा नष्ट कर दिया। स्पिरिट एसेंस पिल्स ये जीवों के खून और उनकी जिंदगी से बनाई जाती हैं। इन पर जो कार्मिक बोझ होता है वो नाप से बाहर है। कुनलुन इतना नीचे कभी नहीं गिरेगा कि इनका उपयोग करे, क्वीन मदर ने कठोर स्वर में कहा। हेवनली कोर्ट, लिंगशाओ पैलेस। हाउतियान ने हाथ उठाया। कुनलुन मिरर उसके सामने तैरने लगा। इतने उच्च स्तर के इन्नेट सुप्रीम ट्रेजर को देखकर उसके मन में गहरी लालच जागी। लेकिन क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट की शक्ति याद आते ही उसने अपनी इच्छा को दबा लिया। अगर कुनलुन सच में बुद्धिस्ट सेक्ट से मिल गया तो हेवनली कोर्ट के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। कुनलुन मिरर, सिलेस्टियल और मर्टल रेल्म के बीच की दीवार पार करने की क्षमता। बस इसे इस्तेमाल करके अगर मैं डिवाइन कॉन्टिनेंट के किन एम्पायर को नष्ट कर दूं और उसकी नेशनल फॉर्च्यून छीन लूं तो मुझे सेंटहुड का रास्ता मिल जाएगा। उस पल मैं सच में आकाश और धरती का शासक बन जाऊंगा, बिना किसी डर, बिना किसी बंधन के। कुनलुन मिरर को देखते हुए हाउतियान जोर जोर से हंस पड़ा। फिर उसकी तीखी नज़र सभी देवताओं पर घूम गई। कॉम्बैट डिवीजन के वॉर गॉड्स कहाँ हैं? हम यहीं हैं। मार्शल कॉम्बैट स्टारलॉर्ड तुरंत आगे बढ़ा, उसके साथ कई युद्ध देवता भी खड़े हो गए।
हेवनली कोर्ट 8 डिविजन्स में बटी थी और कॉम्बैट डिवीजन युद्ध और अभियानों की जिम्मेदार थी। 5000 सेलेस्टियल सोल्जर्स इकट्ठा करो, एक गोल्डन इमॉर्टल रैंक का जनरल भेजो और कल ही डिवाइन कॉन्टिनेंट पर चढ़ाई करो। हाउतियान ने हुक्म दिया। योर मैजेस्टी, क्या एक छोटे से मर्टल रेल्म के लिए गोल्डन इमॉर्टल भेजना ज्यादा नहीं हो जाएगा? ऊपर से मर्टल रेल्म के नियम सेलेस्टियल रेल्म से अलग हैं। गोल्डन इमॉर्टल की शक्ति को तो वहां की धरती और आकाश ही अस्वीकार कर देंगे। मार्शल कॉम्बैट स्टार लॉर्ड ने विनम्रता से कहा, मर्टल रेल्म अब हमारे नियंत्रण से काफी दूर जा चुका है। पूर्ण विजय सुनिश्चित करने के लिए गोल्डन इमॉर्टल का नेतृत्व जरूरी है। हाउतियान ने कुछ सोचा, फिर कहा, इसके अलावा 10 इमॉर्टल्स को भी साथ भेजो। योर मैजेस्टी, जारी रहे। Chapter 352 continued 9 cycles of mystical cultivation, saintly flesh की प्राप्ति। सिर्फ एक मॉर्टल वर्ल्ड के लिए इतनी ज्यादा एहतियात, क्या ये सच में जरूरी है? हाथ में अपनी पगोड़ा घसीटते हुए ली जिंग ने कहा। हाउटियान की नजर तुरंत तेज हो गई। उसने एक पल के लिए ली जिंग को देखा, फिर लिंगशाओ पैलेस में मौजूद सभी इमॉर्टल्स और डेटीज की तरफ देखा और चेतावनी भरे स्वर में बोला, शेंजू और मॉर्टल रेल्म का भाग्य इस सम्राट ने पक्का अपना बनाने का फैसला कर लिया है। जो भी इस सम्राट और हेवनली कोर्ट से गद्दारी करेगा, उसकी आत्मा को 9 हेल्स में झोंक दिया जाएगा, जहां उसे अनंत काल तक यातना भोगनी पड़ेगी। हाउटियान की ठंडी और दबाव भरी नज़र के नीचे सभी इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए। किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सबने चुपचाप सर झुका लिया, खासकर ली जिंग। जब हाउटियान की नज़र कुछ पल के लिए उस पर टिक गई तो उसका शरीर कांप उठा। इतने भारी दबाव के सामने ली जिंग तुरंत घुटनों पर गिर गया और जोर से बोला, ये दास हेवनली एम्परर के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा की शपथ लेता है। हाउटियान ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर नज़र हटा ली और कुछ नहीं कहा। वूडू शिंगुन, चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, किन किंगडम को नष्ट कर दो और शेंजू की किस्मत को मेरे लिए बिखेर दो। हाउटियान ने ठंडे स्वर में हुक्म दिया। ये दास आज्ञा का पालन करेगा। वूडू शिंगुन ने जोर से उत्तर दिया। बुद्धिस्ट लैंड, पास्ट बुद्धा हॉल। बुद्धिस्ट लैंड में सिर्फ एक ही तथागत नहीं था, बल्कि 3 थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बुद्धा। इस समय बुद्धिस्ट लैंड पर प्रेजेंट बुद्धा तथागत का शासन था, जबकि पास्ट बुद्धा पर्दे के पीछे जा चुके थे। शेंजू में ऐसा व्यक्ति प्रकट हो गया है। मेरी इनकारनेशन जो पीक गोल्डन इमॉर्टल को भी मार सकती थी, एक सिर्फ मॉर्टल के हाथों हार गई। और वो ना इमॉर्टल दाव का है, ना डीमन दाव का, ना डेविल दाव का। उस पर कैलामिटी चीपिल का भी कोई निशान नहीं। कितना अजीब, बहुत ही अजीब। शेंजू पर ये अनोमली शायद इसी व्यक्ति से जुड़ा है। कमल के आसन पर बैठे रैंडेंग सुनहरी बुद्धिक प्रकाश से घिरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज गणना भरी चमक थी। ग्रेट किन, क्राउन प्रिंस का निवास। हेवनली प्रोफाउंड मिरर अंथीन रहस्य छोड़ रहा था। जाओ फेंग के पूरे जोर लगाने पर मिरर के अंदर जमा स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत तेज गति से खत्म हो रहे थे। आखिरकार न जाने कितने स्पिरिचुअल स्टोन्स जलने के बाद जाओ फेंग के मन में एक बिल्कुल नई कल्टीवेशन टेक्निक प्रकट हो गया। 9 रेवोल्यूशंस प्रोफाउंड आर्ट और मार्शल दाओ इंपीरियल ड्रैगन को मिलाकर 9 रेवोल्यूशंस केओस मार्शल कैनन जन्म ले चुकी है। ये बॉडी को भी मजबूत करती है और मार्शल एसेंस को भी। और मेरी केओस लॉ की समझ के साथ ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यही मेरा मार्शल पाथ होगा, शक्ति के जरिए दाओ को प्रमाणित करने का रास्ता जो सभी नियमों पर हुकूमत करे। बस अफसोस, मेरी वर्तमान कल्टीवेशन के साथ मैं इसे सिर्फ मार्शल किंग रेल्म तक ही इंटीग्रेट कर पाया हूँ। जाओ फेंग की आंखों में खुशी की चमक थी। मार्शल किंग रेल्म। इस पल जाओ फेंग ने अपनी टेक्निक को मार्शल ग्रेट पावर रेल्म से आगे बढ़ा दिया था। तुलना में मार्शल ग्रेट पावर रेल्म इमॉर्टल रेल्म के बराबर माना जाता है, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में मार्शल ग्रेट पावर कल्टिवेटर्स आसानी से इमॉर्टल्स को दबा सकते थे और अर्थ इमॉर्टल्स को भी चुनौती दे सकते थे।
मार्शल पाथ लड़ाई में हमेशा इमॉर्टल पाथ से शक्तिशाली रहा है, क्योंकि मार्शल कल्टीवेशन अंदर और बाहर दोनों को एक साथ निखारता है। यही है मार्शल दाओ की भयानक ताकत। मार्शल ग्रेट पावर के ऊपर मार्शल दाओ फ्यूजन रेल्म, मार्शल दाओ डोमेन रेल्म, मार्शल दाओ मास्टरी रेल्म। और अभी के लिए जाओ फेंग ने सिर्फ मार्शल किंग रेल्म तक ही कैलकुलेशन पूरी की थी। ये उसकी वर्तमान सीमा थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी, आगे की इंटीग्रेशन अपने आप आसान होती जाएगी। 9 रेवोल्यूशंस केओस कैनन, बॉडी को रिफाइन करो, मार्शल दाओ को गढ़ दो। 9 रेवोल्यूशंस के बाद डेटी फ्लैश में उतरता है, मार्शल आर्ट्स का पूर्वज बन जाता है। अब कल्टिवेशन शुरू करते हैं। उत्साह के साथ जाओ फेंग ने तुरंत 9 रेवोल्यूशंस मार्शल कैनन का अभ्यास शुरू कर दिया। जैसे ही टेक्निक घूमनी शुरू हुई, आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। जाओ फेंग एक भूखे दानव की तरह उस एनर्जी को निगलने लगा, उसे तुरंत अपनी शक्ति में बदलते हुए। 20 दिन बाद इन्नेट लेवल कल्टिवेशन टेक्निक की शक्ति सच में लाजवाब है। सेकेंड रेवोल्यूशन तक पहुंचते ही मेरी एट्रीब्यूट ग्रोथ स्पीड आसमान छू रही है। पांगो ब्लड लाइन के साथ मैं स्पिरिचुअल एनर्जी और भी तेज रिफाइन करता हूं और केओस लॉ की समझ भी गहरी होती जा रही है। और फेट के बूस्ट के साथ रोज की कल्टिवेशन से मुझे 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे हैं। सिर्फ 20 दिन में कुल 4000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। अगर मैं सिर्फ रेल्म और ट्रू एसेंस पर फोकस करता तो गति और भी तेज होती। टाइम, मुझे बस और टाइम चाहिए। इमॉर्टल्स और गॉड्स, उनसे डरने की क्या बात है। जाओ फेंग पूरी तरह संतुष्ट था। नई टेक्निक के साथ वो सेकेंड रेवोल्यूशन तक पहुंच चुका था। रोज की कल्टीवेशन से ही उसे 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल रहे थे और ये उसके एट्रीब्यूट्स के थर्ड एवोल्यूशन पर आधारित थे, जो आम ग्रोथ से काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। जैसे जैसे 9 रेवोल्यूशंस प्रोफाउंड आर्ट तीसरी, चौथी और आगे बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ स्पीड और भी भयानक हो जाएगी। होस्ट के टोटल एट्रीब्यूट्स 50,000 पहुंच गए हैं। रिवॉर्ड 1/6 टियर ट्रेजर चेस्ट। सिस्टम की आवाज गूंजी, 50,000 से भी ज्यादा एट्रीब्यूट्स। जब मेरी सेना वेस्टर्न फ्रंटियर को पूरी तरह जीत लेगी तो मरे हुए शत्रुओं से जमा एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मेरी एट्रीब्यूट्स बढ़ती जा रही हैं, आम मॉर्टल सैनिक अब कम और कम फायदा देंगे। जाओ फेंग शांत मन से सोचने लगा। फिर होश में आते ही जाओ फेंग ने खड़ा हुआ और अपनी डिवाइन सेंस को स्मॉल वर्ल्ड में भेज दिया। आज बिल्कुल 1 महीना हो चुका था, लेकिन स्मॉल वर्ल्ड के अंदर 4 साल से ज्यादा बीत चुके थे। बुरा नहीं, 4 साल की कल्टीवेशन, भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी और रिसोर्सेज के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों में कोई भी ग्रैंड मास्टर लेवल के 6th लेवल से नीचे नहीं है और लगभग 1000 लोग ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं। जाओ फेंग की आंखों में गहरी तसल्ली और भरोसा था। टू बी कंटिन्यूड। अपनी डिवाइन सेंस से पूरा एरिया स्कैन करते ही जाओ फेंग के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। रिजल्ट्स उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे। जब पहली बार ट्रेनिंग के लिए सब लोग स्मॉल वर्ल्ड में गए थे, एकेडमी के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सब सिर्फ इनेट रेल्म में थे। लेकिन अब उनकी कल्टीवेशन में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी थी। अब नेक्स्ट ग्रुप को भेजने का टाइम आ गया है। जाओ फेंग मुस्कुराया और हाथ हिला दिया। वॉइड को चीर कर वो सीधा श्यानयाम फिटी के मिलिट्री कैंप के बाहर पहुंच गया। उसके सामने आर्मी के चुनिंदा एलीट वॉरियर्स खड़े थे, साथ ही एकेडमी के नए स्टूडेंट्स भी। इस बार उनकी संख्या पहले से भी ज्यादा थी, पूरे 1,50,000 से ऊपर। सिर्फ एक सोच के साथ जाओ फेंग ने स्मॉल वर्ल्ड से पहले बैच के ट्रेनीज को बाहर बुलाया और उनकी जगह नए वॉरियर्स और स्टूडेंट्स को भेज दिया। महीने के हिसाब से रोटेशन का सिस्टम चल रहा था। इस तरह चिन आर्मी की ओवरऑल मार्शल स्ट्रेंथ को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाया जा सकता था। शांथाई पैलेस। क्राउन प्रिंस आ गए हैं। हॉल के बाहर से रेनशियाओ की तेज आवाज आई। इंपीरियल गार्ड्स ने तुरंत झुककर सलाम किया। जाओ फेंग ने हल्की सी गर्दन हिलाई और पैलेस के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही, कैसा रहा?
यिंग झेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेशन की फेट से जुड़े होने के कारण वो पहले ही जाओ फेंग को स्पेस को चीरकर एलीट सोल्जर्स को टेलीपोर्ट करते हुए देख चुका था। जाओ फेंग पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हैं। स्मॉल वर्ल्ड में 4 साल की कल्टीवेशन, हेवेंस प्रोफाउंड मिरर के ट्रेनिंग चेंबर के साथ और एम्पायर की फेट का बूस्ट। हर एक ने कम से कम एक मेजर रेल्म क्रॉस किया है। जो वाकई टैलेंटेड थे वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच गए हैं, लगभग 1000 लोग। अगर सही रोटेशन रखा गया तो सिर्फ 1 साल में चिन फोर्सेस की ओवरऑल स्ट्रेंथ आसमान छू लेगी और अगले साल हम एनुअल रोटेशन सिस्टम पर शिफ्ट कर सकते हैं। जाओ फेंग ने संतुष्टि से कहा। 1 महीने का साइकिल सिर्फ ट्रायल था, असली गोल तो एनुअल साइकिल ही था। इस पेस पर अगर 50 साल तक ट्रेनिंग चली तो कल्पना से परे ग्रोथ का लेवल होता। वक्त ही सबसे बड़ा एडवांटेज है, यिंग झेंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब हमें अपनी एक्सपेंशन और तेज करनी होगी। हमें जितनी जल्दी हो सके पूरे मोर्टल रेल्म पर कब्जा करके उसकी सारी फेट कंसोलिडेट करनी है। जाओ फेंग की आवाज़ गंभीर हो गई। बिल्कुल, यिंग झेंग ने सर हिलाया। मैं खुद इस पर नज़र रखूंगा। लेकिन उसने थोड़ा रुककर कहा, चाहे चिन एम्पायर ने यूनिवर्सल मार्शल कल्टीवेशन का रास्ता पकड़ लिया हो, हम अभी पूरी तरह मॉर्टल रेल्म से परे नहीं हुए हैं। ज़मीन बहुत विशाल है। खाने पीने का इशू हमने सॉल्व कर लिया है, पर इतनी दूर दूर तक मार्च करना अभी भी स्लो है। यही चीज़ हमारी कॉन्क्वेस्ट को सबसे ज़्यादा रोक रही है। ये सुनकर जाओ फेंग हंस पड़ा। इस बारे में मैं पहले ही सोच चुका हूँ। बहुत जल्द ही फॉर्मेशन हॉल हमें एक अच्छा सा सरप्राइज देने वाली है। यिंग झेंग की आंखों में चमक आ गई। सरप्राइज? टेलीपोर्टेशन अरे। जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए 3 शब्द कहे, फिर आगे बोला, चाहे 2 जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम पल भर में टेलीपोर्ट कर सकेंगे। शानदार! यिंग झेंग के चेहरे पर तेज मुस्कान फैल गई। अगर ये टेलीपोर्टेशन अरे वाकई काम कर गया तो चिन एम्पायर का मॉर्टल रेल्म पर कब्जा बहुत ही तेज हो जाएगा। तभी, योर मैजेस्टी, ग्रैंड मार्शल आपसे मिलना चाहते हैं। बाहर से रेनशाओ की आवाज़ आई। लगता है वेस्टर्न फ्रंट से अच्छी खबर आई है। यिंग झेंग हंस पड़ा। उन्हें तुरंत बुलाया जाए। जैसे ही उसके शब्द गिरे, वांग जैन एक बड़ी सी मुस्कान के साथ झांगथाई पैलेस में दाखिल हुआ। इस दास का प्रणाम योर मैजेस्टी, क्राउन प्रिंस। वांग जैन ने झुककर सलाम किया। जाओची को पास खड़ा देखकर वो और भी खुश हुआ। दादाजी, जाओची ने खड़े होकर इज्जत से झुककर प्रणाम किया। बढ़िया, वांग जैन जोर से हंसा। वेस्टर्न फ्रंट सिक्योर हो गया? यिंग झेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। योर मैजेस्टी बिल्कुल सही सोच रहे थे। वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह शांत हो चुका है। 36 राज्य और 3 करोड़ से ज्यादा लोग सब अब चिन के अधीन आ चुके हैं। वांग जैन ने गर्व से घोषणा की।